हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पर प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट कंप्लीट हो चुका है। हमने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में इसको अच्छी तरह समझ लिया है। अब हम यहाँ पर उससे रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आज हम यहाँ पर उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे एक बात बहुत क्लियर कर दूँ, यह जो क्लास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की MCQs रिलेटेड टू प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, आप इसे तभी अटेंड करिएगा जब पहले आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर उन क्लासेस को कंप्लीट कर लें। आप बहुत अच्छी तरह से तब यहाँ पर आप इस क्लास को समझ सकेंगे। पहला क्वेश्चन, यह जो एक्ट है प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, यह कहाँ पर एप्लीकेबल करता है? तो अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में अब यह संपूर्ण भारत पे, होल ऑफ इंडिया पर एप्लीकेबल करता है। यहाँ पर अगर हम बात करें प्रोविजन एक्ट के अंतर्गत ही, तो यहाँ पर इसमें जो डेफिनेशन का पोर्शन है जो कि सेक्शन 2 में डिफाइन करा गया है, उसके अंतर्गत जो सेक्शन 2 का सबसेक्शन ए है, वहाँ पर कोड का मतलब क्या है? तो वहाँ पर कोड का मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से माना जाता है। वहीं पर डेफिनेशन के ही पोर्शन में सेक्शन 2 के सब क्लॉज बी के अंतर्गत प्रोबेशन ऑफिसर का क्या मतलब है? तो प्रोबेशन ऑफिसर का वही मतलब माना जाएगा इस संबंध में जो कि ऐसा कोई भी ऑफिसर जो कि अपॉइंट होगा इसी एक्ट के सेक्शन 13 के तहत। चलिए क्वेश्चन आंसर के प्रोपोर्शन पर आते हैं। आंसर करना शुरू कर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। अब फर्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपके सामने। सेक्शन 3 जो है इस एक्ट का, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का सेक्शन 3 जो है वो किससे रिलेट करता है? पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर एडमोनिशन, या फिर पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट। हमने जिस वक्त इस एक्ट को रीड करा था, हमने वहां पर अच्छी तरह समझ लिया था इस बात को कि ये कोर्ट की पावर बताई गई है कि अगर कोर्ट चाहे तो किसी अपराधी व्यक्ति को, सर्टेन ऑफेंडर्स को जो वहां पे बताए गए हैं, उन्हें अगर कोर्ट चाहे तो फिर केवल चेतावनी देकर एडमोनिशन पर भी रिलीज कर सकता है, या फिर कोर्ट चाहे तो उन्हें प्रोबेशन पर भी रिलीज कर सकता है। तो वो कौन सा सेक्शन है जो डील करता है इस संबंध में? सेक्शन 3 जो है वो किससे डील करता है? तो आपका सही आंसर होगा सेक्शन 3 जो है वो डील करता है इसमें पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर एडमोनिशन। जब हम सेक्शन 3 को रीड करते हैं तब हम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि किस प्रकार के अपराधी को, किन प्रकार के अपराधियों को कोर्ट के द्वारा केवल चेतावनी देकर, केवल एडमोनिशन पर भी रिलीज किया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 3। वहीं पर अगर हम बात करें कि वह कौन सा सेक्शन है जो रिलेट करता है कि कोर्ट के द्वारा कब सर्टेन ऑफेंडर्स को प्रोबेशन पर रिलीज किया जा सकता है, तो वो सेक्शन 4 में बताया गया है। चलिए क्वेश्चन आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, सही है, व्हाट इज राइट। पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स, अभी हम यही बात कर रहे थे। सेक्शन 3 के अंतर्गत इस बात को बताया गया है इसमें कि किन तरह के सर्टेन ऑफेंडर्स को कोर्ट के द्वारा चेतावनी देकर रिलीज किया जा सकता है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है व्हेन एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, सर्टेन ऑफेंडर्स, किस प्रकार के अपराधी को कोर्ट के द्वारा चेतावनी देकर केवल रिलीज किया जा सकता है? तो ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा जो अपराध करा गया है वो आईपीसी के सेक्शन 379, 380, 381, 404, सेक्शन 420 से पनिशेबल है, या फिर उसने ऐसा कोई अपराध किया है जो आईपीसी या किसी अन्य विधि के तहत जिसमें 2 साल से कम की सजा है, या फिर फाइन से संबंधित है, या दोनों से ऐसा कोई उसने अपराध किया है, या फिर और एक बात जरूरी यहाँ पर यह मायने रखती है कि इससे पहले जिस अपराधी को यहाँ पर अब इस संबंध में केवल चेतावनी देकर रिलीज किया जा रहा है उसके द्वारा उसका पहले से कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं हुआ है। हाँ, तो ये सारी बातें इस संबंध में मैटर रखती हैं। इन सारी बातों को ध्यान दिया जाता है इस संबंध में किस तरह के अपराधी को एडमोनिशन पर केवल चेतावनी देकर भी रिलीज किया जा सकता है। तो इन तीनों बातों को यहाँ पर इस संबंध में जो प्रेजेंट ऑप्शन है उसके आधार पर इसका ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट माना जा सकता है। क्वेश्चन बिफोर रिलीज हिम आफ्टर ड्यू एडमोनिशन कोर्ट कंसिडर विच फैक्ट्स, जब किसी भी अपराधी को, जब किसी भी ऑफेंडर को कोर्ट के द्वारा एडमोनिशन पर रिलीज किया जा रहा है तब वहां पर कोर्ट बहुत सारे फैक्ट्स को ध्यान रखती है। कोर्ट वहां पर यह देखती है कि जो केस आया है उसके सरकमस्टांसेस, मतलब किन सरकमस्टांसेस में उस अपराधी ने यह अपराध करा, ऑफेंस का जो नेचर है, उस अपराध की प्रकृति कैसी रही है, ऑफेंडर का करेक्टर क्या रहा है। तो इन सब बातों को वहां इस संबंध में ध्यान दिया जाता है। आराम से रीड करिए। व्हेन एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस,
not punishable with death or imprisonment for life, and the court by which the person is found guilty is opinion that, having regard to circumstances of the case, including nature of the offense and the character of offender, it is expected to release him on the probation of good conduct. इसका मतलब हमने अभी आपको बताया था यहाँ पर वो कौन सा सेक्शन है जो यहाँ पर रिलेट करता है कि किस तरह के अपराधी को प्रोबेशन पर रिलीज किया जा सकता है। वो सेक्शन है सेक्शन 4। और ये जो प्रेजेंट क्वेश्चन आपके सामने आया है वो इसी सेक्शन से रिलेट करता है। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर यह पाया जाता है कि जो अपराधी व्यक्ति है उसके द्वारा जो अपराध किया गया है वो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित नहीं है, यहाँ पर कोर्ट के द्वारा उसके द्वारा करे गए अपराध की किन परिस्थितियों में अपराध करा गया, उसके अपराध की प्रकृति कैसी है, ऑफेंडर का कैरेक्टर क्या है, इनको ध्यान में रखते हुए अगर कोर्ट को लगता है तो कोर्ट उस व्यक्ति को प्रोबेशन पर भी रिलीज कर सकती है। Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the court may instant of sentence him at once to any punishment direct that he be released on his entering into bond with or without sureties। कोर्ट के द्वारा जब उस व्यक्ति को प्रोबेशन पर रिलीज किया जा रहा है तो कोर्ट उससे एक बॉन्ड भरवाती है जो कि विद और विदाउट श्योरिटी भी हो सकता है, और जो उसका पीरियड होगा उस बॉन्ड टाइमिंग का वो 3 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और उस व्यक्ति से ये उम्मीद की जाती है जिसको बॉन्ड पर छोड़ा जा रहा है कि उसके द्वारा शांति व्यवस्था बनाई रखी जाएगी और गुड बिहेवियर कायम रखा जाएगा। तो हाँ, ये दोनों ही बातें यहाँ पर बिल्कुल सही हैं इसमें। क्वेश्चन, बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4 रिलेटेड टू पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स, जिस व्यक्ति को प्रोबेशन पर रिलीज किया जा रहा है तब वहां पर इस प्रकार का ऑर्डर पास करने से पहले अगर कोर्ट को लगता है कि वहां पर कोई रिपोर्ट आई है प्रोबेशन ऑफिसर की इस मामले संबंधित, तो जो कोर्ट होगा वो उस रिपोर्ट को वहां पर कंसिडर करेगा। क्या यह वाली बात सही है कि नहीं है? हाँ, ये वाली बात बिल्कुल सही है। और ऐसा कहाँ दे रखा गया है? ऐसा सेक्शन 4 के सब क्लोज 2 में दे रखा गया है। सेक्शन 4 के सब क्लोज 2 में ऐसा दे रखा गया है। आपसे पूछा गया है, आपके सामने 3 स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट है, बताइए इसमें से कौन सा सही है। आप रीड कर लीजिए, हम डायरेक्टली करेक्ट आंसर की ही बात करेंगे। आपके हिसाब से कौन सा सही है, आप हमें वो स्टेटमेंट बताइएगा। व्हेन एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4 इज मेड, द कोर्ट मे, if it is opinion that in the interest of the offender and of the public it is expedient so to do, in addition pass a supervision order। यह किससे रिलेट कर रहा है ये सेक्शन? यह सेक्शन यहाँ पर यह क्वेश्चन यहाँ पर रिलेट करता है सुपरविजन ऑर्डर से रिलेट कर रहा है। इस संबंध में यहाँ पर यह बात की जा रही है कि जो ऑफेंडर व्यक्ति है उसको सुपरविजन ऑर्डर में भी रखा जाएगा। आप पहले रीड कर लीजिए आप क्वेश्चन को। हाँ, अब तक तो आपका आंसर आ चुका होगा। यस, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस संबंध में सुपरविजन ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि अगर कोर्ट को लगता है जब उनके द्वारा उस अपराधी व्यक्ति को प्रोबेशन पर रिलीज किया जा रहा है, अगर उनको लगता है तो वह उस व्यक्ति के लिए सुपरविजन ऑर्डर भी पास कर सकती हैं। और इसके लिए यहाँ पर जो प्रोबेशन ऑफिसर होगा उसे सुपरविजन करने के लिए कहा जाएगा उस व्यक्ति का। पर एक बात याद रखिएगा इस संबंध में कि जो सुपरविजन ऑर्डर होगा उसकी अवधि कितनी होगी। क्वेश्चन अगर हम ढंग से समझें तो इससे रिलेट करता है यहाँ पर ये जो सुपरविजन ऑर्डर होगा उसकी अवधि कितनी होगी। तो सही आंसर आता है कि जो सुपरविजन ऑर्डर पास किया जाएगा वो 1 साल से कम की अवधि का नहीं होगा। उसकी अवधि कितनी होगी? वो 1 साल से कम की अवधि का नहीं माना जाएगा। और ये वाली बात आपको कहाँ बताई गई है? सेक्शन 4 के सब क्लोज 3 के अंतर्गत बताई गई है। कहाँ बताई गई है? सेक्शन 4 के सब क्लोज 3 के अंतर्गत इस बारे में बताया गया है सुपरविजन ऑर्डर के बारे में, जिसकी अवधि एक्स नॉट बीइंग लेस देन 1 ईयर है। आपको बताना है, अभी देख ली, समझ लीजिए। मैंने इस वाले में पूछा था करेक्ट क्या है इनमें से, अब वहां पे पूछा जा रहा है इनमें से गलत क्या है। द कोर्ट मेकिंग अ सुपरविजन ऑर्डर शैल रिक्वायर द ऑफेंडर बिफोर ही रिलीज टू एंटर बॉन्ड विदाउट श्योरिटी टू ऑब्जर्व द कंडीशन specified in such order and such addition condition with respect to residence, abstinence from intoxication or any other the court may, having regard to particular circumstances, consider fit to impose for preventing repetition of the same offence or commission of the other offence,
ऑप्शन ए यहाँ पे यह कह रहा है कि जब सुपरविजन ऑर्डर कोर्ट के द्वारा बनाया जा रहा है तो कोर्ट यहाँ पे उसमें कुछ कंडीशन लगा सकती हैं। कोर्ट यहाँ पे इसमें ऑफेंडर व्यक्ति से कह सकती हैं कि उसको अपने रेजिडेंस पे ही रहना चाहिए, उसको इंटॉक्सिकेशन से एब्सटेंट करना चाहिए, उसे वही अपराध दोबारा नहीं करना चाहिए या किसी प्रकार का भी उसे कोई अपराध नहीं करना चाहिए। द कोर्ट मेकिंग अ सुपरविजन ऑर्डर शैल एक्सप्लेन टू द ऑफेंडर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ऑर्डर एंड furnish one copy of supervision order to each of offenders, the sureties if any and the probation officer। ऑप्शन बी यहाँ पर यह कह रहा है कि कोर्ट के द्वारा जो सुपरविजन ऑर्डर बनाया जा रहा है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को ऑफेंडर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा और इसी के साथ में इसकी एक कॉपी जो होगी इस ऑर्डर की वो किनको दी जाएगी, वो हर एक जितने भी ऑफेंडर्स होंगे उन सबको दी जाएगी, श्योरिटीज़ को दी जाएंगी, कोई श्योरिटी है तो, और प्रोबेशन ऑफिसर्स को भी दी जाएंगी। Option C, when an order under subsection 1 of section 4 is made, the court may, if it is opinion that in the interest of the offender public, it is expedient so to do, in addition pass a supervision order directing that the offender shall remain under the supervision of a probation officer named in the order during such period not being less 4 years as may be specified and may in such supervision order impose such condition। सबसे पहली बात तो ये गलत है, ऑप्शन सी जो है वो गलत है, क्योंकि हमने अभी इससे पहले भी रीड किया था, हमें पहले से ही पता है कि जो सुपरविजन ऑर्डर पास किया जाएगा उसकी जो अवधि होगी वो नॉट बीइंग लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम की नहीं होगी, जबकि इस वाले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो गलत है। बाकी के जो ऑप्शन है वो सब सही हैं और प्रेजेंट में पूछा गया था हमसे आपको गलत ऑप्शन बताना था, तो हमारा ऑप्शन सी आएगा इसमें। क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 4 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट certain offenders may be released on probation by the court when they have not been convicted for the offense punishable with death sentence, life imprisonment, both A और B। आराम से रीड करिएगा। देखिए अच्छा एक बात और मैं बार बार कह रही हूँ आपसे, इसकी थ्योरेटिकल क्लासेस हो चुकी हैं, आप एक बार उन क्लासेस को ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उन क्लासेस के बारे में बता दिया है ताकि आप जब MCQs की क्लासेस सॉल्व करें तो आपके लिए बहुत आसानी हो। When any person, क्वेश्चन की बात करते हैं, when any person is found of having committed an offence not punishable with death or imprisonment for life, the court by which the person is found guilty of the opinion having regard to circumstances of the case including the nature of the offence, character of offender, it is expedient to release him on probation of good conduct, then notwithstanding anything contained in any other law for time being in force, the court may insist of sentence him at once to any punishment, direct that he be released on his entering into bond with or without surety to appear or receive sentence when called upon during such period। जब उसे प्रोविजन पे छोड़ा जा रहा है, उससे बॉन्ड भरवाया जा रहा है, चाहे श्योरिटी सहित हो श्योरिटी के बिना हो, इस संबंध में यहाँ पर उसकी अवधि कितनी होगी, सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग, वो जो अवधि होगी उसकी प्रोविजन की वो 3 साल से ज़्यादा की नहीं होगी। क्वेश्चन, द कोर्ट डायरेक्टिंग द रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में, आपने रीड करा होगा, आपको याद होगा सेक्शन 5, आपने सेक्शन 5 रीड करा है, आपको पता है सेक्शन 5 क्या कहता है। जब किसी ऑफेंडर पर्सन को सेक्शन 3 या सेक्शन 4 के तहत रिलीज किया जा रहा है और कोर्ट की लगता है, कोर्ट को ऐसा पावर दी गई है, कोर्ट को लगता है कि भाई इस अपराधी व्यक्ति से यहाँ पर इस संबंध में कंपनसेशन का भी कोर्ट आदेश दे सकती है। जिस व्यक्ति के अगेंस्ट अपराध करा गया था, कोर्ट उस व्यक्ति को यहाँ पर एक रीजनेबल कंपनसेशन भी दिलवा सकती है ऑफेंडर से, वह उसे यहाँ पर इस संबंध में जो कोर्ट की प्रोसीडिंग वगैरह है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग है, वो भी देने के लिए उसे वो कह सकती है। सेक्शन 5 में इस बात के विषय में बताया गया है। तो हाँ, ये दोनों बातें यहाँ पर इस संबंध में सही हैं। प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व, यहाँ पर यह पूछा गया है कि जब बॉन्ड भरवाया गया है उससे, तो बॉन्ड में कुछ कंडीशन बताई गई हैं, अगर ऑफेंडर उन कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता, उन कंडीशंस को फेल हो जाता है फुलफिल करने में, उससे रिलेटेड कौन सा सेक्शन है, तो उससे रिलेटेड सेक्शन 9 बताया गया है। फिर हमें ये देखना पड़ता है, वहाँ पर इंपॉर्टेंट सेक्शन है, फिर हमें ये देखना पड़ता है कि अगर कोर्ट को पता चलता है कि यहाँ पे जो ऑफेंडर को रिलीज करा गया था उस ऑफेंडर के द्वारा
उस ऑफेंडर के द्वारा जो बॉन्ड में कंडीशन लगाई गई थी उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया जा रहा है, तो फिर उसके अगेंस्ट क्या कार्रवाई की जा सकती है। द अमाउंट ऑर्डर टू बी पे अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट मे बी रिकवर्ड। ओके, इसका मतलब जो प्रेजेंट क्वेश्चन आया वो किससे रिलेट करता है, वो सेक्शन 5 से रिलेट करता है। आपको पता होगा इस संबंध में, हमने बताया है आपको यहाँ पर पहले भी कि कोर्ट यहाँ पर क्या कर सकती है, कोर्ट उससे कंपनसेशन भरवाएगी, कोर्ट को उससे प्रोसीडिंग वगैरह की, प्रोसीडिंग में खर्चे की मांग करेगी, और वो उन सबको रिकवर कैसे किया जाएगा, उस अमाउंट को कैसे रिकवर किया जाएगा यहाँ पे उस ऑफेंडर से, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब जल्दी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगी। द अमाउंट ऑर्डर टू बी पे अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 में भी रिकवर्ड, कैसे रिकवर किया जाएगा, जिस तरह से सीआरपीसी के अंतर्गत फाइन को रिकवर करने की प्रक्रिया बताई गई है, वही प्रक्रिया वही प्रोसीजर यहाँ पर भी एप्लीकेबल किया जाएगा। क्वेश्चन, फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइड इटसेल्फ वेदर इट वुड नॉट बी डिजायरेबल टू डील अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 विथ एन ऑफेंडर रेफर टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6 ऑफ प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, द कोर्ट शैल कॉल फॉर अ रिपोर्ट फ्रॉम प्रोविजन ऑफिसर, कंसीडर the report if any and any other information available to it relating to the। सबसे पहले तो एक बात समझ लो, सेक्शन 6 से रिलेट करता है क्वेश्चन। सेक्शन 6 क्या कहता है, रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, अब क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइड इटसेल्फ की ये जो मामला है इसका क्या होगा, वो यहाँ पे किन बातों को ध्यान रखिएगा, जो इन्फॉर्मेशन आई है वहां पर उसके सामने, अगर वो इन्फॉर्मेशन ऑफेंडर के करेक्टर से, उसकी फिजिकल या मेंटल कंडीशन से रिलेट करती है, तो इन तीनों ही बातों का यहाँ इस संबंध में ध्यान रखा जाएगा। रिपोर्ट ऑफ प्रोविजन ऑफिसर टू बी कॉन्फिडेंशियल, यह कौन से सेक्शन में बताया गया है कि यह कौन से सेक्शन में बताया गया है कि जो रिपोर्ट आएगी प्रोविजन ऑफिसर की उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। यह वाली बात सेक्शन 7 में बताई गई है। राइट एंड रॉन्ग पूछा है आपसे। The report of provision officer referred to in subsection 2 of section 4 and subsection 2 of section 6। सबसे पहले तो याद रखना एक बात, प्रोविजन ऑफिसर की जो रिपोर्ट है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है सेक्शन 4 के सबसेक्शन 2 में और सेक्शन 6 के सबसेक्शन 2 में, और वो जो रिपोर्ट होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है। पर अगर कोर्ट को लगता है, कोर्ट को अगर सही लगता है तो यहाँ पर वह ऑफेंडर से उस रिपोर्ट के सब्सटेंस को कम्युनिकेट कर सकती हैं। ये वाली बात बिल्कुल सही है। सेक्शन 7 यहाँ पर इसके बारे में बताता है कि प्रोविजन ऑफिसर के द्वारा जो रिपोर्ट आती है वो कॉन्फिडेंशियल मानी जाती है। क्वेश्चन, इफ द कोर्ट विच पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 इन रेस्पेक्ट of offender or any court which could have deal with the offender in respect of his original offense has reason to believe on the report of probation officer or otherwise that offender has failed। अभी एक क्वेश्चन आया था आपके सामने जिसमें हमने बात करी थी सेक्शन 9 की। सेक्शन 9 यहाँ पे यह बात करता है इस संबंध में कि अगर कोर्ट को पता चलता है कि ऑफेंडर के द्वारा जो उसके ऊपर कंडीशन लगाई गई थी बॉन्ड के माध्यम से, उन कंडीशंस को फुलफिल करने में वो फेल हो गया है, तब उसके अगेंस्ट क्या कार्यवाही की जाएगी संबंध में। कोर्ट अगर चाहे तो वारंट इशू कर सकता है, कोर्ट अगर चाहे तो उसके लिए, या फिर अगर उसके श्योरिटीज वगैरह कोई है इस संबंध में तो उनके लिए सम्मन जारी कर सकता है। उनसे कह सकता है कि जो पार्टिकुलर टाइम दे रखा गया है उस टाइम पे आपको कोर्ट में उपस्थित होना है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर जो है कोर्ट यहाँ पर इस संबंध में कर सकता है अगर ये पता चलता है कि जो ऑफेंडर है वो अपनी कंडीशंस को फुलफिल करने में फेल हो गया है। प्रेजेंट जो क्वेश्चन है उसके अनुसार इसका ऑप्शन डी सही है। इफ द कोर्ट आफ्टर हियरिंग द केस इज सेटिस्फाइड दैट द ऑफेंडर हैज फेल्ड, जब आप सेक्शन 9 को रीड करेंगे कंप्लीटली तो वहां पर आपको ये वाला पोर्शन भी देखने को मिलेगा इस संबंध में। जब कोर्ट जो है सुनवाई कर चुका है केस की और अब उन्हें पता समझ में सेटिस्फाइड हो गया है कोर्ट अगर इस संबंध में अब कि जो ऑफेंडर है वो फेल हो चुका है अपनी कंडीशंस को फुलफिल करने में बॉन्ड्स की, तब वहाँ पे कोर्ट क्या रिजल्ट दे सकता है। कोर्ट यहाँ पर इस संबंध में उसको ओरिजिनल ऑफेंस के लिए सेंटेंस कर देगा। पर अगर कोर्ट को पता चलता है कि ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है तो वह उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज करेगा जो कि 50 रुपये से ज़्यादा की नहीं होगी, और यदि वो इस पेनल्टी को भी जो उस पर इम्पोज की गई थी ऑफेंडर पर पे नहीं कर पाता है फिक्स टाइम पीरियड में जो कोर्ट ने फिक्स करा था,
तो फिर यहाँ पर उसको एक सेंटेंस पास कर दिया जाएगा ओरिजिनल ऑफेंस के लिए। ये सारी बातें यहाँ पर सही हैं। रेस्ट्रिक्शन मैंने अभी आपको बताया था ये वाली बात, रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज रिलेटेड सेक्शन ऑफ प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट सेक्शन 6 है। अंडर सेक्शन 12 की बात हो रही है। सेक्शन 12 ऑफ प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, अ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ ऑफेंस, अगर कोई व्यक्ति गिल्टी पाया गया है सेक्शन 3 या सेक्शन 4 के तहत, तो यहाँ पर इसका मतलब यह नहीं है कि उसको डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा, नॉट सफर डिस्क्वालीफाइड। लेकिन इस नियम का भी एक एक्सेप्शन पाया जाता है। यहाँ पर वो एक्सेप्शन आपके सामने है, आपको बताना है राइट और रॉन्ग में है। नथिंग इन द सेक्शन 12 ऑफ प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट शैल अप्लाई टू अ पर्सन हु आफ्टर हिज रिलीज, कोई भी व्यक्ति जो कि सेक्शन 3 और 4 का लाभ प्राप्त कर रहा है, ठीक है, लेकिन इस संबंध में यहाँ पर एक बात हमने अभी क्या कहा था, उसको डिस्क्वालीफाइड नहीं माना जाएगा इस संबंध में, लेकिन उसको सेक्शन 12 का लाभ नहीं मिलेगा अगर यहाँ पर उस व्यक्ति के लिए पता चला हो यहाँ पर कि उसको जब रिलीज करा गया था सेक्शन 4 के तहत, उसके बाद भी उसने सब्सिक्वेंटली उसको सेंटेंस हो चुका है उसके ओरिजिनल ऑफेंस के लिए, अब यहाँ पर इसको इस बात का बेनिफिट सेक्शन 12 का नहीं मिलेगा, और ये वाली बात सही है। तो ये बताइए, अब हम बात कर रहे हैं प्रोविजन ऑफिसर के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं जो क्वेश्चन रिलेट करता है सेक्शन 13 से रिलेट करता है। ये बताइए प्रोविजन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कौन कर सकता है। अ पर्सन, प्रोविजन ऑफिसर का जो अपॉइंटमेंट है आप रीड कर लीजिए, अ पर्सन अपॉइंटेड टू बी अ प्रोविजन ऑफिसर बाय द स्टेट गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अ पर्सन प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पस बाय द सोसाइटी, recognized in this behalf by the state government, in exceptional cases any other person who in the opinion of the court is fit to act as a probation officer in the special circumstances of the case। इन तीनों में से किसी भी तरह से प्रोबेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया जा सकता है। प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटीज क्या होती हैं तो वो बताई गई हैं। अच्छा, क्वेश्चन भी आ जाएगा, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। यस, प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटीज कहाँ बताई गई हैं, सेक्शन 14 में बताई गई हैं। ये ड्यूटीज हैं, आप देख लीजिए एक बार ने क्या ड्यूटीज हैं। इंक्वायरी इन अकॉर्डिंग विद एंड डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करना। इनटू सर्कमस्टांसेस, यह देखना कि वो अपनी होम सराउंडिंग में है या नहीं है उस संबंध में उसको। असिस्ट द कोर्ट डिटरमाइन द मोस्ट सुटेबल मेथड टू डीलिंग विथ हिम, और कोर्ट को समय समय पर इसकी रिपोर्ट पेश करना। Supervise probationists and other person placed under the supervision where necessary and wire to find them suitable employment, उसकी समय समय पर हेल्प करना एम्प्लॉयमेंट में ढूंढने के लिए। एडवाइस असिस्ट ऑफेंडर, उसको जो कंपनसेशन पे करने की बात हुई थी इस संबंध में, तो उसके मामले में उसको सही जानकारी प्रोवाइड करवाना ऑफेंडर को। एडवाइस असिस्ट इन सच केस इन सच मैनर, जो भी और आवश्यक उसको एडवाइस लगती हो जो असिस्ट कर सकता हो किसी भी सही तरीके से, वो उसको पेश करना। और भी कोई ड्यूटीज जो उसको बताई जाए इस संबंध में उनको प्रमोट करना। तो हाँ, ये सभी ड्यूटीज यहाँ पे इसकी सेक्शन 14 के अंतर्गत प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटीज के बारे में बताई गई हैं। पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट रिलेटेड सेक्शन, अब तक तो याद हो गया हमें, सेक्शन 4 है। एवरी प्रोबेशन ऑफिसर एंड एवरी अदर ऑफिसर, कोई भी प्रोबेशन ऑफिसर या कोई भी अन्य ऑफिसर जो इस एक्ट के अंतर्गत अपॉइंटेड हुआ है उसको पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। उसको आईपीसी के सेक्शन 20 के अंतर्गत इसका मीनिंग बताया गया है। यह कौन से प्रोविजन से रिलेट करता है, सेक्शन 15 से रिलेट करता है। यहाँ पर ये प्रोबेशन ऑफिसर टू बी अ पब्लिक सर्वेंट, तो कौन सा सेक्शन रिलेट करता है, सेक्शन 15 इससे रिलेट करता है। नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट, या कोई भी प्रोबेशन ऑफिसर या कोई भी अन्य ऑफिसर जो इस एक्ट के तहत अपॉइंटेड हुआ है और अपने काम को गुड फेथ में कर रहा है, उसके खिलाफ किसी तरह की कोई भी लीगल प्रोसीडिंग अप्लाई नहीं की जाएगी। यह वाली बात कौन से सेक्शन से डील करती है, सेक्शन 16 से डील करती है। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ कौन से सेक्शन से डील करती है, सेक्शन 16 से डील करती है। पावर टू मेक्स रूल्स, दिस प्रोविजन रिलेटेड टू सेक्शन ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, बताइए कहाँ बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर दी गई है इस एक्ट के तहत नियम बनाने की, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से नियम बनाने की पावर दी गई है इस संबंध में उन्हें। कौन सा सेक्शन डील करता है, सेक्शन 17 यहाँ इस संबंध में इससे डील करता है।
क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए। यह क्वेश्चन रीड करता है, डील करता है सेक्शन 18 से। सेविंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ सर्टेन इनेक्टमेंट्स नथिंग इन दिस एक्ट शेल इफेक्ट। इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो इफेक्ट नहीं डालेंगे इन तीनों पर। ऑल करेक्ट। डील विथ सेक्शन 18। तो इसी के साथ में हमारी प्रोबेशन एक्ट के अंतर्गत, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के अंतर्गत उतना हमने आज आपको बताया है। अगर क्लास आपको सच में अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि हम अच्छी टीचिंग कर रहे हैं, अच्छी टीचिंग करवा रहे हैं, हम आपको अच्छी तरह पढ़ा पा रहे हैं हम आपके सामने, तो प्लीज़ हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम मोटिवेट हो सकें और ज़्यादा अच्छी और अपनी तरफ से क्लासेस आपके सामने लेकर आ सकें। तो इसी के साथ में मैं अपनी क्लास यहाँ पर अब कंप्लीट कर